बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी मदद करे, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और ऐसी मंगल कामनाओं के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की। जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए गए हैं, उन प्रश्नों में कुछ ऐसे प्रश्न भी इंक्लूड किए गए हैं जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है और पूरे हल सहित हैं। एक बार शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, पहले हम बात करेंगे सामान्य निर्देशों की। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा जिसमें गुणन 56 है और परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर जो अपना रोल नंबर है अनिवार्य रूप से लिखें। सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी हुई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। कई बच्चे क्या करते हैं कि क्रमांक नहीं लिखते, प्रश्न संख्या नहीं लिखते, तो एग्जामिनर को पता नहीं लग पाता है कि वास्तव में इस प्रश्न का जो कौन सा प्रश्न है और क्या उत्तर लिखा है। तो कृपया करके ये जरूर लिखें आप लोग, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी हो। सबसे पहले देखिए, खंड आ जो है उसमें किस तरीके के प्रश्न आने की संभावना है। देखिए, मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया को कहा जाता है। तो निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो देखिए, प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, प्रतिकूल जलवायु, महामारी, तो ये सभी प्रतिकर्ष कारक हैं, लेकिन शैक्षणिक सुविधाएं जो है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखिए, जलाभाव, बेरोजगारी, महामारियां प्रतिकर्ष कारक हैं क्योंकि ये लोगों के उस स्थान से जानने के लिए मजबूर करते हैं। शैक्षणिक सुविधाएं एक आकर्षण कारक होती है जो लोगों को किसी स्थान की ओर आकर्षित करती है, इसीलिए यह प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी। उक्त कथन किस विद्वान का है। तो ये थॉमस माल्स का कथन है। निम्न में से प्राथमिक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित नहीं है। खनन, गोपालन, कृषि, अध्यापन। अध्यापन नहीं है, बाकी सभी हैं। निर्माण की सबसे छोटी इकाई है कुटीर उद्योग। ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है कुटीर उद्योग। आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है सेवा सेक्टर से। इसको तो आप अच्छे से याद रखेंगे। तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है सेवा सेक्टर से। देखिए, व्याख्या करते हैं इसकी। शिक्षक है, व्यापारी है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, धोबी है, प्लम्बर है, ये सभी के सभी जो है तृतीय क्रियाकलापों में आते हैं। सुएज नहर निम्न में से किसको जोड़ती है। तो देखिए, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है या भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। इसके बाद में देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड का बहुत अच्छा शहर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनसंख्या घनत्व कितना रहा। तो देखिए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की रहा। जनसंख्या घनत्व बने 1 वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। देश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है। तो इसका सही आंसर है 68.84%। निम्न में से कौन सी एक खाद्य एवं चारा फसल है। तो वो है मक्का। मक्का ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। गोदावरी, गोमती, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है भारत की। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार मिलता है हल्दिया इलाहाबाद, सदिया धुरी, हल्दिया पटना, कोट्टापुरम से कोयलम। तो हल्दिया इलाहाबाद। यहाँ पे
थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार इलाहाबाद से हल्दिया तक है और यह जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। गंगा, भागीरथी और हुगली जो नदी है उसकी जो प्रणाली है उसमें आता है, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में अगर हम बात करें तो अक्टूबर 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया और यह जलमार्ग कार्गो और यात्रियों के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में देखिए, इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहरें इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, खड़गपुर, कोलकाता और हल्दिया ये प्रमुख शहर बसे हुए हैं। समुद्री जहाज कलकत्ता 140 किलोमीटर तक चलता है और हल्दिया से नवदीप तक जलमार्ग का हुगली नदी वाला हिस्सा जो है वो ज्वारी है। कलकत्ता से त्रिवेणी तक 4 मीटर तक लोडेड ड्राफ्ट वाले अंतर्देशीय जहाजों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान रहता है तो वो रहता है आभूषणों का। इसके बाद में देखिए, भारत के निर्यात संगठन में सबसे अधिक योगदान पेट्रोलियम उत्पादों का, दूसरे नंबर पर रत्न और आभूषणों का, तीसरे पर वस्त्र और परिधान, दवाओं और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों का होता है। इसका सही आंसर इसमें देखिए, केमिकल वगैरह तो पेट्रोलियम उत्पाद तो नहीं रखे तो आभूषण दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भू निम्नीकरण का कारक है। तो भू निम्नीकरण का जो कारक है अपरदन है, लवणता है, भूक्षारता है, उपरोक्त सभी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनसंख्या कितना रहा? 382, जैसा मैंने अभी बताया था। अब कुछ प्रश्न जो है देखिए, कुछ प्रश्न रिक्त स्थान वाले आएंगे जिसमें पूरा सेंटेंस लिखा हुआ होगा, कुछ गायब कर रखा होगा, डॉट 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 कर रखा होगा। तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए, किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक डॉट 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 होते हैं तो धन होते हैं। रसदार खट्टे फलों की कृषि कौन से क्षेत्र की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का निर्माण है। तृतीय क्रियाकलापों कौन सी सेवा सेक्टर से संबंधित है? तो सेवा सेक्टर से संबंधित है। सड़क व रेल मार्ग परिवहन का भाग है, स्थल परिवहन का। सड़क और रेल मार्ग स्थल यानी स्थल पे चलती हैं ये दोनों के दोनों। भारत में अंतिम जनगणना सन में हुई है, तो भारत में अंतिम जनगणना जो हुई है वो सन 2011 में हुई है। इसका आंसर मैं लिखना भूल गया हूं, तो 2011 में हुई है। अब देखिए, ग्रामीण बस्तियों में अधिकांश लोग आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, तो वो प्राथमिक में होते हैं क्योंकि ग्रामीण लोग जो है वो कृषि कार्य पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, पशुपालन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और वनों से लकड़ी इकट्ठा करना, गोंद इत्यादि जो चीजें इकट्ठा करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। भू राजस्व विभाग जो है भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। धरातलीय और भूमजल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। धरातलीय और भूमजल का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य में होता है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को किया गया चालू। अब देखिए, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। इनमें इस तरीके के प्रश्न आएंगे जैसे पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद का अर्थ निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्यकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है, यानी पर्यावरण से कंट्रोलाइज है किसी न किसी प्रकार से। इसके अनुसार भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति जो है ये आदि मानव के समस्त क्रियाकलाप जो है जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे रहते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास को किस रूप में देखा? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और आय, संसाधन, उपयोगिता या खुशी के बजाय अमर्त्य सेन ने प्रस्तावित किया कि गरीबी और कल्याण को लोगों की कार्य प्रणाली और क्षमताओं के संदर्भ में माना जाना चाहिए।
गरीबी और कल्याण को लोगों की कार्यप्रणाली और उनकी कैपेसिटी जो है, क्षमता है, उसके संदर्भ में माना जाना चाहिए। सेन ने तर्क दिया कि विकास का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि की बजाय, यानी मनुष्य की जो आर्थिक वृद्धि है उसकी बजाय मानव की क्षमताओं का विस्तार होना चाहिए। यानी भले मानव की आर्थिक वृद्धि नहीं हो, लेकिन मानव के अंदर जो कैपेसिटीज हैं उनका जो है वृद्धि होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने वाले उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में मशीनों, औजारों और श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, श्रृंखला भंडार क्या होते हैं? श्रृंखलाबद्ध भंडार या डिपार्टमेंट स्टोर एक तरह का खुदरा संगठन होता है। इसमें एक से अधिक ज्यादा दुकानें होती हैं और इनका स्वामित्व और संचालन एक ही कंपनी करती है। इन दुकानों में एक ही ब्रांड जो होता है उसके प्रोडक्ट मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार के, जैसे हमारे धौलपुर में जैसे 7-Eleven है ना, और इधर 7 एक दूसरा जो है खुल गया है, ऐसे अलग अलग स्पाइसी करके है, अलग अलग नाम से जो है वो अपने ब्रांड चलाते हैं। जल संसाधन क्या है? जल संसाधन पानी के वह स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोगों में शामिल है कृषि, औद्योगिक, घरेलू मनोरंजन हेतु और पर्यावरणीय गतिविधियों में। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर में ताजे जल की आवश्यकता होती है। तो ये होते हैं जल संसाधन। जल संसाधन पानी के वह स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। जल बिना सब कुछ शून्य है, और जल का जिस तरीके से विदोहन किया जा रहा है, जल को जिस तरीके से दूषित किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो आने वाली हमारी जो संतति है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ का जो संदेश है, सरकार का एक जो कार्य है जिसको लेकर के सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है, उसको हमें चरितार्थ करना चाहिए और उसमें मददगार भी बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत का कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक आदि उड़ीसा का नाम आता है। भारतीय राज्य है जो पूरी भारत में स्थित है। उड़ीसा भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है और बारमेल शहर में दुनिया में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ये दुनिया का शहर है बारमेल शहर, ये दुनिया में लौह अयस्क में और मैंगनीज में दोनों में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है? तो प्रकृति का मानवीकरण का अर्थ है कि प्राकृतिक तत्वों या घटनाओं को मानवीय गुणों, भावनाओं और विचारों से युक्त करना। जैसे कि साहित्य में पेड़, नदियां या पहाड़ के मानवीय विशेषताओं को दिखाना। तो ये हो गया प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या का अर्थ है कि उसमें मनुष्य प्रकृति से डरता था, उस पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है और उसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। इसके अंतर्गत संभववाद विचारधारा और नम निश्चयवाद आती है। जैसे गर्मी लगने पर हम पंखा चला लेते हैं, प्रकृति कहर बरपाती है, गर्मी जो है ज्यादा हो जाती है, तो फिर मनुष्य क्या कर लेता है? पंखा चला करके अपनी जो है गर्मी को शांत कर लेता है। तो ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को कहते हैं प्रकृति के मानवीकरण की विचारधारा, है ना। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई 2 भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो एक तो है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता मानवीय जीवन के विविध कार्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि विश्व की नदी घाटियां जहां जल की पर्याप्त उपलब्धता मिलती है, विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। जहां जल की जो है अच्छी मात्रा में उपलब्धता होती है, वहां पर ज्यादा जनसंख्या जो है बसा पाया जाता है। भूआकृतिक विश्व के समतल मैदानी भाग सामान्यतः सघन बसे हुए मिलते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल दशाएं रखते हैं, क्योंकि पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र इस दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं। विनिर्माण उद्योगों की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न भी आ सकता है, विनिर्माण उद्योगों की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए।
किसी एक वस्तु का आकार बदलकर कोई दूसरी वस्तु निर्मित की जाती है। जैसे लोहे का रूप बदल करके यंत्र बनाना, जैसे लोहा गलाया कुल्हाड़ी बना दी, हंसिया बना दिया, है ना, और भी कई प्रकार के उपकरण हैं। इस तरीके से किसी वस्तु या पदार्थ का उपयोग निर्माण के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कपास को वस्त्र के रूप में बदलना, किसी भी पदार्थ की मूल्य वृद्धि निर्माण द्वारा हो जाती है। जैसे एल्युमिनियम द्वारा फाइबर के निर्माण पर एल्युमिनियम धातु के मूल्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है ना। दूर संचार ने किस प्रकार संचार के क्षेत्र में क्रांति लाई है? दूर संचार ने किस प्रकार संचार के क्षेत्र में क्रांति लाई है? हम अमेरिका में कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसको हम इंडिया में देख रहे हैं। दुबई में मैच हो रहा है भारत का और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। अभी हमारे भारत का मैच कब है? 9 को है फाइनल न्यूजीलैंड के साथ। तो हम लोग वहां मैच होगा और हम लोग यहाँ उसका आनंद उठाएंगे। तो ये दूरसंचार का ही करिश्मा है। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी विकास के साथ जुड़ा हुआ है। दूरसंचार के अंतर्गत संदेशों को शीघ्रता के साथ भेजा जा सकता है, जिससे संचार व्यवस्था में क्रांति आ गई है। जिन समाचारों को भेजने में पहले कई सप्ताह लग जाते थे, डाकिया डाक लेकर के जाता था, है ना, घुड़सवार घोड़े पे बैठ करके जो है डाक देने जाता था। फिर साइकिल का प्रचलन आया, अब जो है मोटरसाइकिल का और कार का प्रचलन आया। अब तो सीधे जो है मोबाइल से करा और सीधा पहुंच गया, है ना, 1 सेकंड लगती है मैसेज करने में। अब वे कुछ ही मिनटों में भेज जाते हैं। मोबाइल जैसी नवीन खोजों ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेते हैं, फेसबुक पे कॉलिंग कर लेते हैं, इंस्टा पे कर लेते हैं। कई सारे ऐसे माध्यम चल गए जिसपे हम कॉलिंग करते हैं और अब ये सुविधाएं आम आदमी की पहुंच में आ गई हैं। तार प्रेषण है, मोर्स रूट और टेलेक्स आज लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई। पहले इनका यूज किया जाता था। इंटरनेट ने तो संचार का स्वरूप ही उन्नत कर दिया। इंटरनेट जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरीके से उन्नत ही कर दिया है और व्यापक बना दिया है। मुक्त व्यापार क्या है? संक्षेप में लिखिए। तो देखिए, मुक्त व्यापार एक ऐसी व्यापारिक नीति है जिसमें देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर कम से कम कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मुक्त व्यापार, है ना, जिससे व्यापारिक बाधाएं कम होती हैं और देश के बीच आर्थिक संबंध जो है मजबूत होते हैं। कोई भी देश विश्व के किसी भी देश को बहुपक्षीय रूप से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण है जिसमें हम एक देश दूसरे देश को बहुपक्षीय रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता है। हमारे जो इंडियंस हैं वो अमेरिका में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं, कुवैत में जा रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, सऊदी में जा रहे हैं, अरब कंट्रीज में जा रहे हैं। तो वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं आराम से और व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या जो भी सेवा का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से व्यापारिक बाधाएं कम होती है और देशों के बीच आर्थिक संबंध जो है वो मजबूत होते हैं। मुक्त व्यापार एक व्यापार नीति है जो आयात और निर्यात पर प्रतिबंधों को कम या समाप्त करती है। इसे आंतरिक व्यापार पर लागू मुक्त बाजार के विचार के रूप में भी साझा समझा जा सकता है। मुक्त व्यापार समझौता जिसे कहते हैं FTA, फुल फॉर्म क्या है इसकी? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देशों के बीच मुक्त व्यापार को नियंत्रित करता है। तो अगर देशों के बीच में मुक्त व्यापार को नियंत्रित करने का काम करता है तो वो FTA करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। भारत में 1911 से 1921 की अवधि में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि के कोई 3 कारण बताइए। तो देखिए, इस अवधि में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर के लिए खराब स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, बड़े पैमाने पर लोगों की निरक्षरता और भोजन की अक्षम वितरण प्रणाली और अन्य बुनियादी आवश्यकताएं मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। यानी एक तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, खराब स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं बहुत बेकार, बड़े पैमाने पर लोगों में निरक्षरता थी, साक्षर नहीं थे लोग, और भोजन की अक्षम वितरण, भोजन का जो वितरण था वो सक्षम नहीं था, अक्षम था। बेचारे कई तो जो है पेड़ों की छाल खा करके, छाल जो है उसका कूट करके आटा बना करके पेड़ों की छाल का उसको खा करके अपने पेट की गर्मी जो है, जिसे क्षुधा बोलते हैं लोग, भूख, उसको मिटाने का काम करते थे। बहुत गरीबी स्थिति थी। 1901 से 1921 की अवधि को भारतीय जनसंख्या वृद्धि स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, न बढ़ी न घटी।
इसके 3 कारण है। इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा थी, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। इस अवधि में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं बहुत खराब थी, मैंने पहले भी बताया है। इस अवधि में भोजन और अन्य जरूरी चीजों का वितरण ठीक से नहीं हो पाता था, तो इस कारण से जो है ये स्थिर प्रावस्था रही थी 1901 से लेकर के 1921। ये आप लोग थोड़े अच्छे से याद रखेंगे। भारत में ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अंतर के मूल बिंदु क्या है? तो देखो, भारत में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बीच मुख्य अंतर यह है कि ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः कृषि और प्राथमिक गतिविधियों पर आधारित होती हैं और नगरीय बस्तियां गैर कृषि गतिविधियों जैसे उद्योग है, व्यापार है, सेवाएं हैं, इन पर केंद्रित होती हैं। ग्रामीण लोग हैं तो ग्रामीण कार्य करेंगे, कृषि है, प्राथमिक गतिविधियां हैं। शहरी वाले हैं तो उद्योग, व्यापार और सेवाओं में काम करेंगे। यहाँ ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बीच कुछ मुख्य अंतर दिए गए हैं। जैसे अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ग्रामीण बस्तियां, यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन, मछली पालन और खनन जैसी प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। नगरीय बस्तियों के लोग हैं तो यहाँ के लोग उद्योगों, व्यापार, परिवहन, संचार, प्रशासन जैसी गैर कृषि जो गतिविधियां हैं उनमें संलग्न रहते हैं। अगर हम आकार और घनत्व की बात करें तो ग्रामीण बस्तियां, ये बस्तियां आमतौर पर छोटी और बिखरी हुई होती हैं। नगरीय बस्तियां, ये बस्तियां आमतौर पर बड़ी और घनी होती हैं। सुविधाओं की यदि हम बात करें तो ग्रामीण बस्तियों में परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए उनका अभाव पाया जाता है। और नगरीय बस्तियों में परिवहन है, आने जाने के साधन है, यातायात को प्रॉपरली मिलते हैं, एजुकेशन मिल जाती है, स्कूल वगैरह शहरों में अच्छे मिल जाते हैं, स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, डिस्पेंसरी हैं, कई पीएससी हैं, सीएससी हैं, उन पे हम बुनियादी सुविधाओं की जो है अच्छी व्यवस्था होती है। सामाजिक संगठन की यदि हम बात करें तो ग्रामीण बस्तियां सामाजिक संगठन अपेक्षाकृत सरल होता है और लोग एक दूसरे पर अधिक निर्भर होते हैं, है ना, पड़ोसी भी पड़ोसी। लेकिन शहरों में ज्यादा एक दूसरे पर निर्भरता नहीं रहती, है ना, सब अपने अपने जो है व्यवस्थाएं खुद रखते हैं। सामाजिक संगठन जटिल होता है, लोग एक दूसरे पर कम निर्भर होते हैं। जीवन शैली की यदि हम बात करें तो ग्रामीण बस्तियां जीवन शैली सरल और धीमी होती है और नगरीय बस्तियां जीवन शैली जटिल और तेज होती है। द्वितीय उत्तर अगर हम इसका देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या जनघनत्व बहुत ही कम होता है और यहाँ के निवासी प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में जनसंख्या का जनघनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है और यहाँ के जो लोग होते हैं निवासी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के क्रियाकलापों में संलग्न रहकर अपनी आजीविका को चलाते हैं, यानी अपना जीविका उपार्जन करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय जल महामार्ग प्राधिकरण। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, NAHI का गठन 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किया गया था। NHAI को भारत सरकार द्वारा इन्हें सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के विदेशी व्यापार में समुद्री पत्तनों की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। तो भारत के विदेशी व्यापार में समुद्री पत्तन की भूमिका का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का 95% से अधिक जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। ये पत्तन आयात और निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। देश की आर्थिक गतिविधियों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यहाँ भारत के विदेशी व्यापार में समुद्री पत्तनों की भूमिका को विस्तार से बताया गया है। तो देखो, इसमें व्यापार के केंद्र भारत के 12 प्रमुख समुद्री पत्तन देश के 90% से अधिक विदेशी व्यापार को संभालते हैं। आयात निर्यात की यदि हम बात करें तो ये पत्तन आयात और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जहां माल को जहाजों से उतारा और चढ़ाया जाता है। आर्थिक विकास की यदि हम बात करें तो समुद्री पत्तन देश की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जैसे कि रोजगार सृजन में, विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। क्यों भाई, विदेश हम किसी चीज को अगर भेजेंगे कहीं पे तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो समुद्री व्यापार का महत्व है। भारत का 95% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है, क्योंकि स्थल मार्ग से व्यापार पड़ोसी देशों तक ही सीमित है। प्रमुख पत्तन
भारत में कुछ प्रमुख समुद्री पत्तन है, जैसे कि मुंद्रा है, जवाहरलाल नेहरू है ना, नावा सेवा है, कांडला है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये प्रमुख समुद्री पत्तन है। ये मानचित्र में भरने के लिए भी आ सकते हैं। तो भारत का जो मानचित्र है वो आप लोगों को अच्छे से थोड़ा सा देख लेना है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन, नावा सेवा बोलते हैं इसको। यह पत्तन मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कौन सा विकसित किया गया है समुद्री पत्तन? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन या नावा सेवा। मुद्रा बंदरगाह, भारतीय विदेशी मुद्रा का लगभग 20% मुद्रा बंदरगाह पर संभाला जाता है। समुद्री व्यापार से क्या लाभ है? समुद्री व्यापार भारत को दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार करने और आर्थिक रूप से विकसित होने में जो है मदद करता है। जल प्रदूषण में उद्योगों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, उद्योगों से विभिन्न उद्योगों धंधों में मुख्य पदार्थ के निर्माण के साथ साथ कुछ अनुपयोगी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ भी बनते। यह पृष्ठ पदार्थ प्राय हानिकारक होते हैं। जब कारखानों में इन अपशिष्ट पदार्थों की निकासी की व्यवस्था उचित नहीं होती, तब भी उसे नदी तालाबों में छोड़ देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। मतलब जितने भी आप लोगों ने देखे होंगे कल कारखाने हैं, उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो नालियों के माध्यम से इस तरीके से बहा दिया जाता है, और जैसे नदी में चला गया तो नदी प्रदूषित हो गई, अगर किसी झील में चला गया तो झील प्रदूषित हो गई। इस तरीके से ये होता है। उद्योग जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि वे विभिन्न रसायनों, अपशिष्ट पदार्थों और भावी धातुओं को जल निकायों में छोड़ देते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता कम होती है और जल जीवन को खतरा होता है। अब देखिए, दीर्घ प्रश्न जो है, बड़े बड़े वाले प्रश्न हैं, वो इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना है। देखिए, भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधनों के असमान वितरण का वर्णन उपयुक्त उदाहरण देकर कीजिए। तो भारत में पाए जाने वाले खनिज एवं ऊर्जा संसाधन प्रादेशिक आधार पर विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। जैसे नागपुर के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, जबकि पश्चिमी एवं उत्तरी भारत में खनिजों के दृष्टिकोण से विरल क्षेत्र है। दामोदर घाटी के क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला निश्चित मिलता है, और उत्तरी राज्यों में कोयले का लगभग अभाव पाया जाता है। पेट्रोलियम के भंडारों की यदि हम बात करें तो देखिए, असम, गुजरात और मुंबई इनके पास मिलते हैं, जबकि अन्य राज्यों में इसका अभाव मिलता है पेट्रोलियम के भंडारों का। धात्विक खनिज प्राय शादी की पठारों में बहुलता से मिलते हैं। ज्वारी ऊर्जा के दृष्टिकोण से दक्षिणी भारतीय जो राज्य हैं वो अच्छी स्थिति में, जैसे कर्नाटक है, केरल है ना, तमिलनाडु है, ये प्रमुख रूप से। भारत की कृषि की प्रमुख समस्याओं को उल्लेख कीजिए। देखो, वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। क्या है? एक तो अनियमित मानसून पर निर्भरता, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता और वर्षा की अपर्याप्तता। इसके कारण भारत में सूखा और अकाल पड़ता है। तो अनियमितता, मानसून पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम होती है। भाई, वर्षा पे हम लोग कृषि पे हम डिपेंडेंट हैं। वर्षा अगर नहीं पड़ी, मावट नहीं हुई, तो हम लोगों का जो है पानी की व्यवस्था है नहीं, तो फिर फसल नहीं हो पाएगी, तो कृषि चौपट हो गई ना। तो निम्न उत्पादकता, भूमि सुधारों की कमी, छोटे खेत और विखंडित जो जनसंख्या ज्यादा हो गई, 5 बीघा खेत था, 5 बच्चे हो गए, तो 5 एक बीघा हो गई, सब बट गए, फिर उनके 2 बच्चे हो गए, फिर आधी बट गई। तो ऐसे छोटे खेत और विखंडित जो असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी, वाणिज्यीकरण का अभाव और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण जो है, ये प्रमुख समस्या है। अगला प्रश्न है, देखिए, एक और है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता। हम जो है ऋण लेकर के, है ना, कर्ज लेकर के जो है खेती कर रहे हैं, और ओले वगैरह पड़ गए, फसल चौपट हो गई, किसान गया काम से, है ना। तो ये द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, द्वितीय गतिविधियां जैसे विनिर्माण, किसी वस्तु का निर्माण करना विनिर्माण है। जैसे दूध लेके आए और दूध से हमने मावा बना लिया, है ना, दही बना लिया, पनीर बना लिया। तो ये इसमें प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल से तैयार उत्पादों में बदलकर उनका मूल्य बढ़ गया या बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए कपास से कपड़ा बनाना, लोहा या रस्सी से इस्पात बनाना आदि आदि।
द्वितीय गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों को विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से बदलकर मूल्यवान और उत्पाद में परिवर्तित करना। उदाहरण के लिए कपास से कपड़ा बनाना। कपास एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे प्राथमिक गतिविधि के रूप में प्राप्त किया जाता है, लेकिन जब इसे धागे और कपड़े में बदला जाता है तो यह एक मूल्यवान उत्पाद बन जाता है, जो द्वितीय गतिविधि है। और लोहा की यदि हम बात करें तो लोहा एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे प्राथमिक गतिविधि के रूप में प्राप्त किया जाता है। लोहा अयस्क के प्रकार हैं मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेमोनाइट, साइडराइट, 4 प्रकार का होता है। और जब इसे इस्पात में बदला जाता है तो यह एक मूल्यवान उत्पाद बन जाता है, जो द्वितीय गतिविधि है। और ऐसे ही गन्ने से चीनी बनाना। गन्ना एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे प्राथमिक गतिविधि के रूप में प्राप्त किया जाता है। गन्ने को हम लोग जब मुंह से छीलते हैं तो रस निकलता है, कोलू में फेरते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, रस निकलता है। उसको गर्म करते हैं तो चीनी भी बनाई जाती है और गुड़ भी बनाया जाता है। तो आपने तो राब खाई होगी, राब मटकी वाली, मटके में पतली वाली होती है ना राब, राबड़ी बोलते हैं उसको, पतला वाला गुड़। हाँ, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब इसे चीनी में बदला जाता है तो यह एक मूल्यवान उत्पाद बन जाता है, जो द्वितीय गतिविधि है। अब देखिए निबंधात्मक प्रश्न जो है किस तरीके के प्रश्न आने की संभावनाएं। इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र है, यह राजस्थान नहर पंजाब राज्य में सतलज और ब्यास नदियां जो है, पंजाब राज्य में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरके बैराज बांध से निकाली हुई पंजाब 5 नदियों का जहां पे मिलन होता है, पंजाब 5 नदियों का संगम। तो वहां पे सतलज और ब्यास नदियां हैं। उत्तर भारत की नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ऊपर उत्तर भारत की नदियां, उनमें से सतलज और ब्यास नदियों का जो संगम होता है वो हरके बैराज बांध से निकाली गई है। ये जो राजस्थान नहर है ना, इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है। और इस नहर परियोजना के पूरा होने में पश्चिमी राजस्थान के 19.63 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। कुल कमान क्षेत्र का 70% प्रवाही नहर तंत्रों से और शेष 30% भाग लिफ्ट नहरों द्वारा सिंचित किया जा रहा है। कई सारी लिफ्ट नहर निकाली गई हैं इस राजस्थान नहर से। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है, उससे कई वितरकाएं मतलब निकली हुई हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब देखिए नहर निर्माण के चरण। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया है। पहला तो है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के उत्तरी पश्चिमी नहर पर निर्माण कार्य किया गया। इस कमान क्षेत्र की भू सतह जो है असमतल है और इसका कृषि कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है टोटल में से। और इस कमान क्षेत्र में चरण फर्स्ट के कमान क्षेत्र में सिंचाई कार्य 1960 के दशक में आरंभ हो गया था। ये देखिए चित्र है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हरके बैराज जो है सतलज और ब्यास नदियों का संगम जहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से ये निकला हुआ है। पंजाब में मसीता वाली हेड है। इधर की तरफ देखें लेफ्ट पे, मतलब इधर लेफ्ट है, इधर राइट हैंड पे गांधी नहर मुख्य नहर का जो सिरा है, इस तरफ पाकिस्तान वाला है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये मोहनगढ़ तक है जैसलमेर में, ये मुख्य नहर कुछ है। और गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है, ये बाड़मेर है ना। तो इधर इस नहर से कई प्रकार के जो कमांड क्षेत्र हैं अलग अलग। तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान में एक तरीके से भागीरथी के रूप में देखा जाता है। राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर ये किसानों के लिए वरदान साबित हुई है ना। तो राजस्थान की गंगा के नाम से भी जानते हैं इसे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, चरण सेकंड के कमान क्षेत्र में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों की 14.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सम्मिलित है। इस चरण के कमान क्षेत्रों में ये कार्य 1980 के दशक के मध्य प्रारंभ हो गया था। फर्स्ट वाली जो कमान क्षेत्र थी उसका 1960 में हुआ था और सेकंड कमान क्षेत्र थी उसका 1980 में हुआ था। सतलज और ब्यास नदियों का संगम हरके बैराज, वहां से निकल करके मसीता वाली हेड जो है वहां से निकलते और ये बिल्कुल गडरा रोड बाड़मेर तक जो है इसका चलता है।
इस कमान क्षेत्र का समस्त भाग स्थानांतरित बालू जो टिब्बे होते हैं, रेत के टीबे, गर्म मरुस्थलीय भाग। इस कमान क्षेत्र में मुख्य नहर का दक्षिणी भाग नहर जल तल से ऊंचा है। इसी कारण मुख्य नहर के बाएं किनारे से ढाल के विपरीत प्रवाह के लिए नहर के जल को मशीनों द्वारा लिफ्ट नहरों में डाला जाता है और दाएं किनारे से निकलने वाली सभी नहरें प्रवाही प्रणाली बाढ़ के अनुकूल होने के कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो प्रभाव है उसमें देखिए नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई के प्रसार ने इस मरुस्थलीय भाग की परिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को पूर्ण रूप से बदल दिया। साथ ही इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर इस परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिले हैं। इस परियोजना में जो उल्लेखनीय प्रभाव है वो पहला है कमान क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से वन और चारागाहों के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू जमाव की जो क्रियाएं वो धीमी पड़ गई हैं। कमान क्षेत्र में बोए गए क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि अनुभव की गई है। फसलों की सघनता में भी काफी वृद्धि हुई है और चना है, बाजरा है, ज्वार है, ऐसी बोई जाने वाली जो फसलें हैं पारंपरिक, उन स्थानों पर अब गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल की जो खेती है वो भी प्रोडक्टिविटी होने लगी है, उत्पादन होने लगा है। कमान क्षेत्र में पशुधन उत्पादकता में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है और सघन सिंचाई तथा जल के अत्यधिक प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में जल भराव और मृदा लवणता जैसी पर्यावरणीय समस्याएं भी सामने आई है। जल भराव की समस्या, मृदा का जो क्षरण है, लवणता है ना, पानी में खारापन जो है वो बढ़ रहा है, तो ये समस्याएं भी आने लगी हैं। भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, अथवा ये प्रश्न आएगा। जल प्रदूषण की समस्या के निवारण के संदर्भ में सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रश्न आएगा, इस तरीके से प्रश्न आएंगे, है ना, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें से कई सारे प्रश्न आप लोगों को मिल सकते हैं पेपर में, क्योंकि हम लोगों के लिए ये जो तैयार किया गया है मैटर, ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। तो उन लोगों का मानना है कि बच्चों को इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो उनमें से 2, 4, 5 प्रश्न भी मिल गए तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता, भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारत में स्वच्छ जल की उपलब्धता घट रही है जबकि इसकी मांग तीव्र गति से बढ़ रही है। महासागरों के लवणीय जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित करना अधिक लागत के कारण संभव नहीं है, इसलिए भविष्य में महासागरों से स्वच्छ जल प्राप्त करना कठिन है। भाई कितनी सारे बड़े बड़े यंत्र लगाने पड़ेंगे, मशीनें लगानी पड़ेंगी, तब जाकर के जो है जल निकलेगा, है ना, उसमें से महासागरों में से, इतना संभव नहीं है। सतत पोषणीय विकास, भावी पीढ़ी के संसाधनों का जो है ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ी की समस्याओं को, भावी पीढ़ी का जो है एक उनका किस तरीके से जो है हमें उनका अनुरक्षण करना है, भावी पीढ़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस तरीके से हमें संसाधनों को यूज करना है। तो ये सतत पोषणीय विकास है। जल की सतत और पर्याप्त आपूर्ति आवश्यक है। भारत में जल प्रदूषण की समस्या और इसके निवारण संबंधी उपाय, भारत में उपलब्ध जलीय संसाधनों का तेजी से न्यूनीकरण हो रहा है। मैदानी भागों में प्रवाहित अधिकांश नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं यमुना नदी की क्या हालत हो रही है, गंगा नदी की क्या हालत हो रही है, कितनी गंदगी जो है उसमें डाली जा रही है। दिल्ली और इलाहाबाद के मध्य में यमुना देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी ओर अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अड़ियार, कुवम और बेंगई नदियां हैं। हैदराबाद में रूसी है। कानपुर और वाराणसी में गंगा नदी गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी है। देश के विभिन्न जो भाग हैं उनमें भारी और विषैली जो धातुएं हैं, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, इनके संकेंद्रण से भूमिगत जल भी प्रदूषित हो गया है। आगे देखिए, उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार को जल संरक्षण और दीर्घकाल तक जल की आपूर्ति कायम रखने के लिए प्रभावशाली नीतियों और कानूनों को क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अग्रलिखित बोर्ड और अधिनियमों के माध्यम से जल प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम जो है चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उक्त बोर्डों के माध्यम से देश के 507 ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता और निरीक्षण किया गया है। इन स्टेशनों से प्राप्त जलीय गुणवत्ता के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत जैव और जैवाणु जो संदूषण है
वो है जल अधिनियम 1974, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम 1986, प्रदूषण नियंत्रण के यह अधिनियम प्रभावी ढंग से देशों में जो है अगर लागू नहीं है तो इसका परिणाम यह हुआ है कि सन 1997 में जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जितने भी 251 उद्योग देश में नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए है, अगर पहले ही अच्छी तरीके से प्रभावी हुए थे तो आज ये समस्या नहीं आती। जल कर अधिनियम 1977 में इस अधिनियम का उद्देश्य जल प्रदूषण कम करना था, लेकिन यह अधिनियम भी देश में बढ़ते जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, असफल सिद्ध हुआ। सरकार द्वारा जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक अधिनियमों को लागू किया गया, बोर्डों का गठन किया गया, लेकिन जल प्रदूषण जनित दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार के अभाव में देश में जल प्रदूषण के स्तर को कम करने में अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिल सकी है। जन जागरूकता और आम आदमी की जल प्रदूषण नियंत्रण में भागीदारी से कृषिगत कार्यों, घरेलू कार्यों और औद्योगिक इकाइयों से विसर्जित प्रदूषकों में प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। और इट इज अवर मोरल ड्यूटी दैट गॉड हैज गिवन टू अस, वी मस्ट नॉट अलाउ देम टू बी डिस्ट्रॉयड। हमें ईश्वर ने जो वस्तुएं दी हैं उन वस्तुओं की देखभाल करना हमारा परम दायित्व है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गंदी वस्तुओं को लेते हैं और नदियों में फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, झीलों में फेंक देते हैं, पानी गंदा हो जाता है। भारतीय कृषि की प्रमुख प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, भारतीय कृषि के प्रकारों में आर्द्रता के प्रमुख दूसरों को यहाँ पर कृषि को सिंचित कृषि, वर्षा धारानी कृषि में विभाजित किया जाता है। सिंचित कृषि जो है ऐसी कृषि पद्धति से है जिसमें कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई साधनों द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है। सिंचाई के लिए दो वर्ग हैं, एक तो रक्षित सिंचाई कृषि, एक उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि इस कारण में वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए अधिकतम कृषिगत क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं इस वजह से, जिससे पूरा हो जाएगा ना। वर्षा निर्भर कृषि, वर्षा पर निर्भर कृषि को कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर दो वर्गों में रखा जाता है, एक शुष्क भूमि कृषि, एक आर्द्रता भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि में वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम रहती है, और जो आर्द्र भूमि कृषि है इसमें जो वर्षा है इसके अंतर्गत फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आती है ना, चावल, जूट, गन्ना आदि। इस कृषि में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल की प्राप्ति कृषि फसल के लिए आवश्यक रूप से होती है, और कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, पर्यावरण जैसी समस्याओं का। अब गेहूं और गन्ने के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, तो या तो गेहूं आएगा या गन्ना आएगा, दोनों क्या रखना। चावल पिछली बार पूछा जा चुका है, तो गेहूं और गन्ने के ज्यादा चांसेस हैं। तो गेहूं के बारे में देखो, मैं आपको बता दूं कि गेहूं एक शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है, और भारत विश्व का लगभग 12.3% गेहूं उत्पादित करता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं 15 से 200 सेंटीग्रेड जो है तापमान की आवश्यकता होती है, 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो मृदा है, देखो इसके लिए जो मृदा है वो दोमट और काली उपयुक्त मानी जाती है। धरातल गेहूं की कृषि के लिए समतल होना चाहिए और उपयुक्त जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये गेहूं का है। अब हम बात करेंगे श्रम की। तो देखो, इनमें कृषि के लिए श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। वर्तमान में बढ़ते हुए यांत्रिकीकरण ने कृषि में श्रम के महत्व को थोड़ा सा कम कर दिया है, और उत्पादन विश्व का लगभग 12.3% गेहूं होता है। शीतोष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण भारत में इसे शीतकालीन अवधि में ही रबी की फसल के रूप में बोया जाता है, और भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में 1960 के दशक के बाद सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। भारत में गेहूं का उत्पादन 749 लाख टन हुआ। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो है भारत के सर्वप्रथम गेहूं उत्पादक राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा राज्यों में
गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलती है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और बिहार है, इन राज्यों में गेहूं की हेक्टेयर उपज जो है मध्यम स्तर की प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे गन्ने की। गन्ना उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, आराम से गन्ना जो है इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यह उष्णकटिबंधीय फसल है और आर्द्रता उपार्द्रता जो है जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श मानी जाती है। कम वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता इसके लिए जरूर होती है। मिट्टी में चूने का अंश महत्वपूर्ण माना जाता है। लावा मिट्टी भी गन्ने की कृषि के लिए उपयोगी है। अगर खारापन जहाँ पे है वहाँ पे भी गन्ना अच्छा हो जाएगा, खारा पानी भी होगा ना तो भी गन्ने की फसल पैदा हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे भारतीय मानचित्र में सॉफ्टवेयर कार्यों को प्रदर्शित कीजिए। नोएडा, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद। तो आप लोगों को जो मानचित्र दिखाया गया है, देखिए ये मानचित्र जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मानचित्र है। देखिए ये भारत का मानचित्र है। इसमें जो दिल्ली है यहाँ पर पड़ता है नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद है ना, राजकोट, बड़ोदरा, इलाहाबाद, अमृतसर, लुधियाना, पटना। तो ये जो दे रखे हैं, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, मदुरई है, कोच्चि है, नागपुर है, जबलपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, ये सभी के सभी जो है आप लोगों को अच्छे से भरने हैं और तैयार कर जाना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया इसके बारे में। विश्व के मानचित्र में भरने के लिए जैसे शिकागो है, मॉस्को है, केप टाउन है। तो देखो इसमें जैसे प्रमुख रूप से हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, ये रखा हुआ है। देखो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, तो ये न्यूयॉर्क है ना। और ये आपका रोम है, जेनेवा है, पेरिस है, लंदन है, ग्लासगो है, वैंकूवर है और ये ब्यूनस आयर्स है ना। इधर की तरफ हम चलेंगे तो ये केप टाउन है, जोहान्सबर्ग है, चेन्नई है, बैंकॉक है, ढाका है, अमृतसर है, बीजिंग है ना, स्टॉकहोम है, बर्लिन है, मॉस्को है। तो ये वर्ल्ड का मानचित्र है जो आप लोगों को अच्छे से